बर्थ मार्क ये वो निशान होते हैं जो आपके शरीर पर जन्म से ही होते हैं या फिर पैदा होने के कुछ दिनों बाद से ही दिखने लगते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेरा बर्थ मार्क है, बचपन से ही है। हमारे साथ अंकिता, रूहानी और अभिलाष हैं और इन सब के शरीर पर अलग अलग तरह के बर्थ मार्क्स हैं। जैसे अंकिता, ये आपका बर्थ मार्क है। यस, ये मुझे बचपन से ही है और इसमें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। डॉक्टर्स से मिले थे तो उन्होंने भी यही बोला था कि ये नेचुरल है एंड लेट इट बी नेचुरल। और अभिलाष, तुम्हारे बर्थ मार्क कहाँ है? ये है हाथ पे। मैं कई बार भूल भी जाता हूँ कि ये है, एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, ये है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, मतलब सही है। और रूहानी, तुम्हारा बर्थ मार्क? मेरा तो अब काफ़ी हद तक छिप चुका है मेरी दाढ़ी से। जब बचपन में मुझे कहानी बताते हैं मेरे माँ बाप की, जब मम्मी को डिस्चार्ज करके हॉस्पिटल से लेके आए तो मेरे दादी को लगा पता नहीं क्या लगा हुआ है इसके मुंह पे, तो वो जो लगी रगड़ने बेसिन के नीचे और उसको जैसे धो रही हैं, साफ़ कर रही हैं, कुछ नहीं हो रहा था। तो वो एक चलता है और अब तो लाइट हो गया काफ़ी। हाँ, ये काफ़ी हल्का हो गया वक्त के साथ। तो बेसिकली हम सबके शरीर पर अलग अलग तरह के बर्थ मार्क्स होते हैं। अब बर्थ मार्क्स को लेकर बहुत सारी कहानियाँ भी चलती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बर्थ मार्क्स होना बहुत लकी होता है, शुभ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बर्थ मार्क्स बताते हैं कि इंसान पिछले जन्म में कैसे मरा था। और ये भी कहा जाता है कि जब इंसान ग्रहण में बाहर निकलता है तो उसे बर्थ मार्क्स हो जाते हैं। पर असल में बर्थ मार्क्स की कहानी क्या है? आज सेहत के इस एपिसोड में हम जानेंगे। डॉक्टर सुनीता नायक हमें ये बताएंगी कि बर्थ मार्क्स हमारे शरीर पर आखिर बनते ही क्यों हैं, अलग अलग तरह के बर्थ मार्क्स कैसे होते हैं, अगर कोई इंसान अपने बर्थ मार्क्स हटवाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, और सबसे ज़रूरी बात, आपके बर्थ मार्क में अगर किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सुनिए। Brought to you by Sensodyne Care and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne Care टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। बर्थ मार्क एक नेचुरल लुकिंग स्किन मार्क्स होते हैं जो डिफरेंट साइज, शेप या कलर के होते हैं। ये बर्थ के समय आ सकते हैं या फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कुछ समय बाद भी आ सकते हैं। मेनली ये दो टाइप्स के होते हैं, एक है वैस्कुलर बर्थ मार्क और दूसरा है पिगमेंटेशन बर्थ मार्क्स। अब वैस्कुलर बर्थ मार्क्स अपने ब्लड वेसल्स की वजह से बनते हैं। उसमें क्वाइट कॉमन है सैल्मन पैच, जिसको हम स्टॉक बाइट या फिर एंजल्स किस भी कहते हैं। ये हल्के गुलाबी रंग के या रेड कलर के होते हैं। बच्चे के फोरहेड या आईज के पास या नोज के पास या लिप्स के पास ये देखा जाता है आफ्टर बर्थ, और समय के साथ ये फेड होने लगते हैं। दूसरा टाइप इसमें है हेमांजियोमास, जो थोड़े मोटे होते हैं, डार्क रेड कलर के होते हैं और समय के साथ भी ये थोड़ा श्रिंक हो सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ बर्थ मार्क इज पोर्ट वाइन स्टेन, जो पर्पल कलर का या फिर रेड कलर का होता है फेस पर। ये वैसे ही रहते हैं, ये फेड नहीं होते हैं। ये वैस्कुलर बर्थ मार्क्स है। दूसरा टाइप का बर्थ मार्क होता है पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स। ओके, ये बिकॉज ऑफ पिगमेंट जो हमारे स्किन में होता है उसकी वजह से बनते हैं। इसमें कॉमन है कैफेलेट स्पॉट्स, जो ब्राउन, हल्के ब्राउन कलर के शरीर पे कहीं भी पाए जा सकते हैं। सेकंड इसमें होता है मंगोलियन स्पॉट्स, जो जनरली डार्क स्किन बेबीज में देखा जाता है लोअर बैक पे। बर्थ के समय ये देखा जाता है और उसके बाद ये फेड भी हो सकता है। और तीसरे टाइप के बर्थ मार्क्स होते हैं पिगमेंटेड नीवस, पिगमेंटेड, जिनको हम मोल्स भी कहते हैं। ये भी डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। ये बेकर्स नीवस हो सकता है, नीवस ऑफ ओटा हो सकता है, और ये छोटे साइज के होते हैं और कभी कभी बड़े साइज के भी होते हैं। वैस्कुलर बर्थ मार्क्स जो ब्लड वेसल से बनते हैं, जब हमारे बच्चे के ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, अगर ब्लड वेसल फॉर्मेशन में कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाए तो ये बर्थ मार्क वैस्कुलर बर्थ मार्क्स हो सकते हैं। वेराज जो पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स होते हैं, क्योंकि अगेन ऑर्गन फॉर्मेशन के वक्त हमारा पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमको स्किन कलर डिसाइड होता है। अगर उस पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कुछ abnormalities हो जाए तो पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स आ सकते हैं। देर आर सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स आल्सो इन्वॉल्व। मतलब जेनेटिक फैक्टर्स मतलब
ये कुछ बर्थमार्क्स हम फैमिली हिस्ट्री में भी देखे जा सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर अगर किसी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक्सपोज हो जाए तो उसकी वजह से भी ये बर्थमार्क्स आ सकते हैं। जब जरूरत है तो वी कैन डू लेजर थेरेपी। जैसे आपका पोर्टवाइन स्टेन है उसके लिए हम पल्स डाई लेजर करते हैं, या पिगमेंटेड नीवस है तो हम उसके लिए क्यू स्विच लेजर करते हैं। तो ये लेजर ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जिसमें हमको 4 to 6 सेशंस लग सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है हम सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं। अगर बड़ा साइज का आपका बर्थमार्क है तो उसको सर्जिकली कट करके फिर उसको सुपरफिशियली सूचर किया जाता है, आइदर बाय डर्मेटोसर्जन कर सकते हैं या प्लास्टिक सर्जन कर सकते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज क्रायोथेरेपी, जहां हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके उसको फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समटाइम्स कुछ जो जैसे कुछ बर्थमार्क्स है जो हेमांजियोमा है उसको कुछ मेडिकेशन देके लाइक बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल देके हम उसका साइज भी श्रिंक कर सकते हैं। ज्यादातर ये बर्थमार्क हार्मलेस होते हैं, ये आपको कोई परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ इंडिकेशंस दिखते हैं जैसे अगर अचानक आप उस बर्थमार्क में कोई साइज में, शेप में बदलाव देखते हैं, उसके मार्जिन्स अगर जैसे अच्छा राउंड बर्थमार्क है और उसके मार्जिन्स में चेंजेस आने लगे हैं तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप नोटिस करते हैं कि उसमें से पानी निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है ना, अगर वो पेनफुल हो गया है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अचानक से अगर आपका बर्थमार्क अचानक से कुछ महीनों में ही उसका साइज अचानक से बहुत बढ़ने लगे तो देयर इज अ चांस कि ये पिगमेंटेड बर्थमार्क्स जो होते हैं इसमें स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो आपको जरूर उसको डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए। फोर्थ थिंग इज कि अगर आपके बर्थमार्क्स आपके सेंसिटिव एरियाज के आजू बाजू में है, जैसे आंखों के पास है तो आपके आई साइट में प्रॉब्लम हो रहा है, नाक के पास है ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या फिर आपके माउथ के पास है तो आपको ईटिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो डेफिनेटली उसको हमको फिर ट्रीट करना चाहिए फॉर नॉर्मल होने के लिए। या फिर जैसे देखिए कुछ बर्थमार्क्स के साथ कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कांस्टेंट हेडेक है, डिजीनेस है, तो ये एज अ पार्ट ऑफ एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, इसलिए भी आपको इसको डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। देखिए, वैसे तो बर्थमार्क्स को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें कोई बदलाव नज़र आता है, कोई दिक्कत महसूस होती है, तब आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डॉक्टर से जानते हैं महिलाओं और बुजुर्गों को कैंसर का रिस्क ज्यादा क्यों है। आपको कैंसर है, ये 3 शब्द इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। इलाज लंबा चलता है, बहुत तकलीफदेह होता है, लेकिन उसके बाद भी भारत में 5 में से 3 लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। पिछले 10 सालों में देश में कैंसर के मामले बढ़े हैं, खासकर महिलाओं में। यही अगले 20 सालों में भी जारी रहेगा, यानी आने वाले 2 दशकों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ेंगे। ये कहना है ICMR के रिसर्चर्स का। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनकी एक रिपोर्ट द लैंसेट नाम के मेडिकल जर्नल में छपी है। इस रिपोर्ट में ग्लोबोकैन 2022 के डेटा पर विस्तार से बात हुई है। ग्लोबोकैन कैंसर से जुड़ा एक ऑनलाइन डेटाबेस है। इसे WHO की एजेंसी IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बनाया है। ये दुनिया भर में कैंसर के नए मामले, उनसे होने वाली मौतें और सर्वाइवर्स की दर बताता है। ग्लोबोकैन ने साल 2022 में दुनिया भर के कैंसर से जुड़े आंकड़े प्रकाशित किए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2022 में भारत में कैंसर के 14 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। 9 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई थी। इसी डेटा का इस्तेमाल ICMR ने अपनी स्टडी में किया है। उन्होंने अलग अलग उम्र और जेंडर के लोगों में 36 तरह के कैंसर की जांच पड़ताल की। पता चला कि भारत में सबसे आम कैंसर हैं ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओसोफेगस कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। महिलाओं में सबसे ज्यादा आम है ब्रेस्ट कैंसर, वहीं पुरुषों को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है। कैंसर के मामलों में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर है।
पहले और दूसरे नंबर पर चीन और अमेरिका हैं। वहीं कैंसर से मौतों के मामले में हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चीन है। अब बात करते हैं कैंसर के रिस्क की। स्टडी के मुताबिक युवाओं की तुलना में बुजुर्गों को कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। वहीं महिलाओं को भी कैंसर होने का बड़ा रिस्क है और आने वाले समय में भारत पर कैंसर का भयंकर बोझ पड़ने वाला है। देखिए, अभी हमारे देश की 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम है। धीरे धीरे जब इन लोगों की उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, तब उनमें कैंसर का रिस्क भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे इस रिपोर्ट से पता चला है कैंसर का रिस्क बुजुर्गों को ज़्यादा है। जाहिर है आने वाले 10-20 सालों में मौजूदा युवा वर्ग बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो कैंसर के मामले बढ़ेंगे और कैंसर से मरने वाले लोगों की दर भी बढ़ेगी। अब इस पूरी रिपोर्ट से एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। सवाल ये कि आखिर महिलाओं और बुजुर्गों को कैंसर का ज्यादा खतरा क्यों है? इसका जवाब दिया डॉक्टर अरुण कुमार गोयल ने। डॉक्टर अरुण कहते हैं कि कैंसर का सबसे आम कारण क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन है। क्रोमोसोम्स छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं और हर सेल के अंदर मौजूद होती हैं। जब क्रोमोसोम्स में असामान्य बदलाव होता है तो सेल्स अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। अब क्रोमोसोम्स में बदलाव की ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसमें कई साल लगते हैं, इसलिए बुजुर्गों में कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। वहीं महिलाओं में कई ऐसे कैंसर होते हैं जो पुरुषों में नहीं होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर। इसी वजह से महिलाओं को कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए दवा खाने के बाद क्या चीजें खाने पीने से बचना चाहिए। आप बीमार हैं, बिना नागा दवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तब आप क्या करते हैं? दवा को कोसते हैं। आपको दवा ही बेकार लगने लगती है, आप डॉक्टर से दवा बदलने के लिए कहते हैं। दरअसल कुछ दवाइयां खाने के बाद खाने पीने की कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनसे दवा का असर कम हो जाता है। साइड इफेक्ट्स होते हैं, घबराहट, बेचैनी होने लगती है, तबीयत बिगड़ने लगती है। आप दोष दवा को देते हैं, पर गलती पूरी दवा की नहीं होती। दवा लेने के बाद खाई गई कुछ खाने पीने की चीज़ों की होती है। क्या है ये चीज़ें? इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर साइमा शबनम ने। डॉक्टर साइमा कहती है कि दवा खाने के तुरंत बाद कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये दवा के असर को कम कर सकती हैं या साइड इफ़ेक्ट बढ़ा सकती हैं, जैसे तेल और मसालेदार खाना। दवा खाने के बाद इन्हें खाने से एसिडिटी हो सकती है, जिससे दवाओं का असर घट जाता है। इसलिए अगर आपको मसालेदार खाना खाना है तो दवा लेने के 1-2 घंटे बाद ही लेना चाहिए। अगर आप उससे पहले लेंगे तो पेट में ज़्यादा एसिड बनेगा और दवा का असर कम होगा। दूसरी है कैफीन वाली चीज़ें, जैसे चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। इन्हें पीने से कैफीन का असर बढ़ सकता है, जिससे घबराहट हो सकती है, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, नींद ना आने की दिक्कत भी हो सकती है। आपको दवा खाने के कम से कम 2 घंटे तक कैफीन वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तीसरी चीज़ है शराब। अगर आप दवा खाने के बाद शराब पीते हैं तो ये कई दवाइयों के साथ रिएक्ट कर सकती है, जिससे दवा का असर घट सकता है और गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए दवा खाने के बाद कम से कम 24 घंटों तक शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। शराब तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। एक चीज़ और, कुछ दवाएं खाली पेट खानी होती हैं तो कुछ दवाएं खाना खाने के बाद। इसलिए जब भी कोई दवा लें तो पहले डॉक्टर से दवा की टाइमिंग ज़रूर पूछ लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।